नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 13 नवंबर 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ही वीडियो होगा। न्यूज़पेपर वीडियो बीच में रेगुलर नहीं रहा है, इसलिए नहीं रहा और अभी रेगुलर नहीं रहेगा। 13 दिसंबर के पश्चात रेगुलर हो जाएगा क्योंकि पीटी है, तो पीटी को लेकर भी फोकस हूँ मैं। पर डे का करंट अफेयर 71 बीपीएससी के बच्चों को पढ़ना चाहिए, 70 बीपीएससी बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए। ये न्यूज़ क्या है? इस न्यूज़ में देखिए 13 दिसंबर को एग्ज़ाम है, चांस की हो जाएगा, 90% ज़्यादा चांस है कि 13 दिसंबर को ही होगा। लेकिन अक्षम आयोग जब होता है, जब सही लोग नहीं बैठे होते हैं, जो प्राइवेट कोचिंग वालों से मीटिंग करते हैं, जब ऐसे लोग बैठे होते हैं, तो एक महीना पहले है, आज 13 नवंबर है और आपको नहीं पता कि एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होगा, 1 शिफ्ट में होगा, एक पेपर होगा, मल्टी पेपर होगा, 2000 सीटें हैं और इन्होंने पूरे प्रोसेस को बंटाधार करके रख दिया, बकवास बना कर रख दिया है। इस पेपर में तारीख स्पष्ट नहीं है कि कब का ये न्यूज़पेपर का कटआउट है, मुझे नहीं पता कब का है कटआउट, और न्यूज़पेपर भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन अफवाह के जैसे ये न्यूज़पेपर का कटआउट जो है चारों तरफ फैला हुआ है कि 13 और 14 दिसंबर को बीपीएससी के पीटी एग्जामिनेशन होगा। मुझे नहीं पता ये सही है ये गलत है, लेकिन आयोग को कम से कम अब एक महीना ही बचा हुआ है तो ये क्लियर ज़रूर ही कर देना चाहिए कि एग्ज़ाम 1 शिफ्ट में होगा, 2 शिफ्ट में होगा, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा, ये चीज़ क्लियर कर देना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन नहीं ही होना चाहिए। यूपी में बच्चों ने इतना बड़ा प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, तो कुछ तो अकल आई होगी आपको समझ में आया होगा कि प्राइवेट गुरुजी से वगैरह सलाह लेकर आयोग नहीं चलाया जाता है, आयोग अपने स्तर से चलाया जाता है, सही तरीके से चलाया जाता है। 4,85,000 बच्चों का अगर आप एग्ज़ाम 1 शिफ्ट में नहीं ले सकते हैं, एक पेपर के साथ में, तो इस्तीफ़ा दे दीजिए। जो लोग ले सकते हैं वो आपकी जगह ले लेंगे। आपसे अगर ये चीज़ नहीं हो रहा है तो हट जाइए। इससे पहले भी बीपीएससी ने कई सारे एग्ज़ाम, बड़े बड़े एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं। आप अगर ये कहना चाहते हैं कि 1 शिफ्ट में एग्जामिनेशन लीक होता है, तब तो 69 भी लीक था, 68 भी लीक था, सारे एग्ज़ाम लीक थे। तो इस चीज़ को लेकर कृपया थोड़ा सा आवाज़ उठाइएगा। जहाँ भी हो सके बीपीएससी को मेल करके ही पूछिए कि कम से कम एग्ज़ाम को लेकर ये क्लियर कर दे कि एग्ज़ाम कितने शिफ्ट में होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा, क्या होगा, कम से कम यही क्लियर कर दे। एक महीना ही बचा हुआ, इसलिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये, इसीलिए मैंने ये बताया है आपको। अफवाहों में ना पड़ें, ये सब के कारण आपकी पढ़ाई भी प्रभावित होती है, तो पढ़ाई पर कृपया स्पष्ट रूप से ध्यान रखें, उससे समझौता नहीं करना है। 2000 से ज़्यादा सीटें हैं तो ये मौका जीवन में शायद एक ही बार आपको मिलने जा रहा है। अगला देखिए क्या है, 71 बीपीएससी को लेकर 22 नवंबर से आंसर राइटिंग जीएस के लिए एक अलग से ग्रुप शुरू होने जा रहा है। आंसर राइटिंग जिसमें जीएस का आंसर राइटिंग होगा, जनरल स्टडीज़ का होगा जिसमें जीएस 1 और जीएस 2 का आंसर राइटिंग होगा, निबंध के साथ में। सैटरडे को निबंध मिलता है। टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज ईच एंड एवरी टॉपिक जो जीएस 1 जीएस 2 के हैं उन सभी का आंसर राइटिंग करेंगे। इससे पहले जो 71 के ग्रुप शुरू हुए तो उसमें अभी एनसीईआरटी चल रहा है, उसके बाद जीएस 1 जीएस 2 आएंगे। तो आपको अगर जुड़ना हो तो ज़रूर ही जुड़िएगा। 22 नवंबर से शुरू हो रहा है। प्राइस भी कम कर दिया, 279 पर मंथ के हिसाब से ही होगा इसमें प्राइस। आप जुड़ सकते हैं अगर आपको जुड़ना हो तो। यूट्यूब से भी ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे मैसेज करके भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम किसी के भी माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। न्यूज़पेपर डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए क्या है आज का पहला टॉपिक। पहला जो आज का टॉपिक है, हेडलाइन है कि 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं इनको, सीजेआई, भारत के 51वें सीजेआई कौन बने हैं? तो संजीव खन्ना जी इनका नाम है। ये भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं 51 में। कुछ ही दिन के लिए बने हैं लेकिन बने तो हैं ही, तो इनका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्या नाम है? संजीव खन्ना जी, 51। ओके। उसके बाद से कल चाइना के गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि दिल्ली और बीजिंग जो हैं ये 2020 से पहले नॉर्मल जो था भारत और चाइना के संबंध उसकी तरफ में बढ़ रहे हैं। सीमा विवाद जो 2020 में शुरू हुआ था मई महीने में, उसको निपटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा ही अच्छा सा न्यूज़ है इसमें। उसके अलावा और क्या है, मणिपुर में 10 उग्रवादी जो हैं वो मारे गए हैं और वहाँ की पुलिस और सेंट्रल पुलिस ने मिलकर ये ऑपरेशंस किए थे। तो ये भी एक अच्छा न्यूज़। आज का पहला न्यूज़ हमारा क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर है अपना पहला न्यूज़। कौन सा है? और ये बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स जो है, गृह मंत्रालय जो है, उसने बोला है कि ऑल वुमेन CISF बटालियन हम बनाने जा रहे हैं। उसने बोला है कि पहले देश में ऑल वुमेन CISF बटालियन बनाने जा रहे हैं। पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा सेना में महिलाओं के लिए अलग अलग रैंकों पर उनकी नियुक्ति को तय किया गया था, एनडीए के द्वारा और अलग अलग एग्जामिनेशन के द्वारा अस्थायी नियुक्ति को लेकर,
तो उससे बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में एक सवाल पूछा गया और इस बार यूपीएससी पीटी में भी सवाल पूछा गया सेना की रैंकिंग को लेकर। इसीलिए इस तरह के टॉपिक से डायरेक्टली इनडायरेक्टली सवाल गारंटेड हो जाते हैं। सीआईएसएफ क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे और पूरे बटालियन में करीब में 1000 लोग शामिल होते हैं। 1000 लोग शामिल होते हैं। सीएपीएफ का जो एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है, सीएपीएफ आप में से भी कई सारे लोगों ने दिया होगा, तो सीआईएसएफ उनमें से पहली पसंद होती है लोगों की, क्योंकि इनका वर्क प्लेस जनरली बहुत ही अच्छा होता है। बाकी जो पुलिस फोर्स है उनकी तुलना में सीआईएसएफ का वर्क प्लेस तुलनात्मक रूप से अच्छा होता है और सभी पुलिस फोर्स में इसको अच्छा जॉब माना जाता है, क्योंकि शहर केंद्रित इनका जॉब होता है। बाकी पुलिस फोर्स जो है सेंट्रल के, उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगहों पर सुदूर इलाकों में भी होती है, लेकिन सीआईएसएफ में ये चीज़ खासियत होती है। आपने दिल्ली मेट्रो में अगर ट्रैवल किया होगा या एयरपोर्ट कभी गए होंगे, तो वहाँ पर आपको सिक्योरिटी में जो दिखते हैं वो सीआईएसएफ के ही जवान जनरली होते हैं। तो सीआईएसएफ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और गृह मंत्रालय ने बोला है कि ऑल वुमेन बटालियन हम बनाने जा रहे हैं, जो क्या करेंगे, जो अलग अलग जगहों की सुरक्षा को देखेंगे। महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक शानदार कदम होगा, जहाँ पर महिलाओं से जुड़ा हुआ एक पूरा बटालियन ही बनाया जा रहा है सीआईएसएफ में। तो इसको जरा हम लोग डिटेल में समझते हैं कि क्या है ये फोर्स, किस प्रकार से काम करती है। क्या इससे पहले सीआईएसएफ में महिलाएं कार्यरत नहीं है? बिल्कुल कार्यरत हैं। आप एयरपोर्ट पर जाइए, वहाँ पर महिलाएं सिक्योरिटी गार्ड के रूप में दिख जाएंगे आपको। वर्तमान में करीब में 7% जो है सीआईएसएफ में पर्सनल जो सिक्योरिटी है वो महिलाओं के हाथ में है। वर्तमान में मिक्स है, ये मिक्स मतलब पुरुष और महिला दोनों को मिलाकर बटालियन बनाए गए हैं। अब एक अलग से ही महिला बटालियन भी होगा। ये मिक्स वाला तो रहेगा ही, उसको ख़त्म नहीं करना है, लेकिन अलग से एक महिला बटालियन भी बनाया जाएगा। 7% महिलाओं की अभी आबादी है किसमें, तो सीआईएसएफ के जितने जवान हैं उनमें महिलाओं 7% है। तो ये भी एक सही चीज़ है, इसको भी और बढ़ाना चाहिए कि कहाँ तक हम ले जा सकते हैं। जरा इसको देखते हैं महिला बटालियन के बारे में और सीआईएसएफ के बारे में डिटेल में समझते हैं। ओके, देखिए यही है न्यूज। और वर्तमान में 1.77 लाख सीआईएसएफ में जवान हैं, 1.77 लाख हैं। एक बटालियन में करीब 1000 लोग होंगे। इसमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसको कहा जाता है। दरअसल में देश में जब बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित होनी शुरू हुई, बड़े बड़े एयरपोर्ट बनने शुरू हुए, तो सरकार को ये चीज़ लगा कि हमारे जो सेंट्रल पुलिस फोर्स हैं, जिसमें सीआईएसएफ आ जाता है और उसके अलावा बीएसएफ आ जाता है, सीआरपीएफ आ जाता है, तो ये जो पुलिस फोर्स हैं इनको हम बस एयरपोर्ट की सुरक्षा और बड़े बड़े सरकार के बहुत बड़ी कंपनियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम इनको लगाकर नहीं रख सकते हैं, इनका उपयोग हम कहीं और कर सकते हैं। तब इस चीज़ की आवश्यकता महसूस हुई कि सीआईएसएफ को एक अलग से ही गठित करना चाहिए, जो हमारे देश के जो रक्षा और सुरक्षा से जुड़े हुए या देश के जो अवसंरचना से जुड़े हुए बड़े बड़े अवसंरचनाएँ हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो गया, जल वाले पोर्ट हो गए, चाहे वो बड़े रेलवे स्टेशन कोई हो सकता है, सरकार का कोई औद्योगिक संस्थान हो सकता है, डीआरडीओ हो सकता है, या बहुत बड़े बड़े जो भी हो सकते हैं, उन सभी की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ को क्रिएट किया गया था, ताकि जो नॉर्मल पुलिस फोर्स हैं उनका हम कहीं और उपयोग कर सकें। सीआईएसएफ भारत का केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, जो किसके तहत आता है, तो गृह मंत्रालय के तहत में आता है। गृह मंत्रालय के तहत में आता है, ये भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसे 1969 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का मतलब क्या हो गया, भारत सरकार की जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जैसे अभी महारत्न और मिनी रत्न आप सुनते होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां होती, तो उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था, जो उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था के शीर्ष पर थे। इनका कार्यक्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से आगे बढ़कर देश में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा, जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो, ये भी हो सकता है। क्या हॉस्पिटल का अपने सिक्योरिटी गार्ड होते, वो अलग होते हैं। हो सकता है एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट हो सकता है कि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट हो। तो इस प्रकार के जगह जो होते सेंसिटिव जगह, उनको सुरक्षित करने का काम इनको दिया जाता है। सीआईएसएफ की भूमिका, सीआईएसएफ को बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं सीआईएसएफ में, ये बोलने में अच्छा लगता है ना, हाँ वाकई कई सारे स्टूडेंट हैं मेरे सीआईएसएफ में। इनमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अंतरिक्ष प्रतिष्ठान और हवाई अड्डे, बंदरगाह, बिजली संयंत्र, संवेदनशील सरकारी इमारतें, यहाँ तक कि विरासत इमारत भी शामिल होते हैं। सरकार का कोई बहुत ही बड़ा विरासत का इमारत है, उसको संरक्षित करना है,
तो सरकार वहाँ पर CISF को लगा देती है। CISF वर्तमान में 58 से अधिक हवाई अड्डों को सुरक्षा प्रदान कर रही है, जिनमें से 18 को संवेदनशील माना जाता है। CISF दिल्ली मेट्रो को भी सुरक्षा प्रदान करती है, इसीलिए मैंने दिल्ली मेट्रो का नाम लिया। अगर आपने उसमें ट्रैवल किया होगा तो आपने देखा होगा। दिल्ली मेट्रो हवाई अड्डों के अलावा भारत के 13 प्रमुख बंदरगाह भी, मैंने आपको पहले ही बताया कि बंदरगाह की भी सुरक्षा CISF करती है। CISF और निजी प्रतिष्ठान CISF की स्थापना मुख्य रूप से विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। मुंबई आतंकी हमला 2009 में CISF अधिनियम 1968 में संशोधन किया गया। जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ तो उसके पश्चात CISF का जो अधिनियम था उसमें संशोधन किया गया, ताकि लागत की प्रतिपूर्ति के आधार पर, यानी कि अगर आपने पे किया है तो सार्वजनिक, निजी, संयुक्त उद्यम और निजी प्रतिष्ठानों को CISF की सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी। तब से CISF ने निजी क्षेत्र के फार्मों को सुरक्षा कवर प्रदान करना शुरू कर दिया है। निजी सेक्टर का कोई, जैसे जब से ताज अटैक हुआ, ताज तो निजी है लेकिन देश के लिए कितना बड़ा इज्जत का सवाल हो गया था वो। लेकिन तब से भारत सरकार ने शुरू किया कि हम सार्वजनिक और निजी, अगर ज्वाइंट वेंचर है तो, या फिर निजी भी है तो उसकी सुरक्षा अगर बहुत महत्वपूर्ण है तो CISF के द्वारा की जा सकती है। CISF सुरक्षा कवर का लाभ उठाने वाले कुछ प्रमुख निजी कंपनियों में इन्फोसिस, टाटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। ये वो निजी संस्थान हैं जो CISF से सुरक्षा लेते हैं, उसके बदले इनको पे भी करना होता है। CISF और VIP सुरक्षा वर्तमान में CISF Z+, ZXY श्रेणियों के तहत संरक्षित व्यक्तियों को सुरक्षा कवर प्रदान कर रहा है। CISF ने उस उद्देश्य के लिए विशेष सुरक्षा समूह SSG का गठन किया है। अब तो महिला बटालियन का गठन होने वाला है। आपदा प्रबंधन में भी कई बार ये भूमिका निभाते हैं और इनका एक पूर्ण विकसित फायर विंग है जो संवेदनशील खतरनाक इकाइयों को अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षाएं प्रदान करता है, जहां पर CISF पहरा देती हैं। जैसे दिल्ली मेट्रो में अगर आग लगती है तो CISF चूंकि उसको सिक्योरिटी देती है तो उसकी सुरक्षा के लिए वहां पर आग वगैरह से निपटने के लिए भी CISF काम करेगी। CISF निजी फार्मों व्यवसायों को अत्यधिक पेशेवर सुरक्षा परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। प्रदान की जाने वाली सेवाओं में खतरे की धारणा, जोखिम विश्लेषण, ये सब काम भी करता है। ये CISF द्वारा निभाए जाने वाले अन्य कर्तव्य भी हैं कुछ। CISF को कई मौकों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की ड्यूटी भी सौंपी जाती है। ठीक है, अब समझ गए होंगे कि CISF के जवान क्या करते हैं। CISF को भारतीय राजनीतिक सुरक्षा के लिए विदेश में भी तैनात किया जाता है। जैसे पाकिस्तान में मान लीजिए हमारा राजदूत रहते हैं, वहाँ पर दूतावास है, हमारा एम्बेसी है, तो उसकी सुरक्षा के लिए भी CISF के जवान जो हैं वो भेजे जाते हैं। CISF के कई जवान नेपाल के काठमांडू, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, वहाँ पर भी वो सुरक्षा का काम करते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक देखिए क्या, अगला टॉपिक है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो है 3 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं और ब्राज़ील की यात्रा करेंगे, नाइजीरिया की यात्रा करेंगे और उसके साथ साथ गुयाना की यात्रा करेंगे। गुयाना जाने वाले बहुत दिनों के पश्चात पहले प्रधानमंत्री हो सकते हैं ये। इससे पहले 1968 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इसको विजिट किया था और अब जो प्रधानमंत्री मोदी जी गुयाना को विजिट करेंगे। गुयाना में भी भारतीय मूल के लोग रहते हैं गुरु, और तो गुयाना हो गया, और कौन सा हो गया, गुयाना के अलावा उसके अलावा हो गया आपका नाइजीरिया और उसके अलावा ब्राज़ील। ब्राज़ील क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भारत ट्रोइका का हिस्सा है। ये क्या बोला मैंने, सबको पता होगा ट्रोइका होगा। ट्रोइका का रूसी शब्द है, इसका मतलब होता है रथ को खींचने वाले 3 घोड़े। ठीक है, 3 घोड़े रथ को खींचते हैं। तो G20 सम्मेलन होने वाला है कहाँ पर? तो ब्राज़ील में। तो इस ट्रोइका में वो देश जिन्होंने सम्मेलन करवाया है, पहला हो गया भारत, वो देश जहाँ पर सम्मेलन हो रहा है यानी कि ब्राज़ील, और वो देश जहाँ पर सम्मेलन होगा यानी कि साउथ अफ्रीका। तो ये 3 देश ट्रोइका में शामिल हैं। ये 3 देश ट्रोइका में शामिल है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ब्राज़ील की यात्रा पर जा रहे हैं G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। ये चीज़ क्लियर हो गया। G20 क्या है इसके बारे में तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन रियो डी जेनेरियो नवंबर 18-19 को G20 में भाग लेंगे और अपनी बातें G20 के समक्ष रखेंगे कि हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं, और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन G20 को लेकर जो हुआ था उसको भी आगे बढ़ाने की बात कर सकते हैं। उसके पश्चात मोदी जी जाएंगे अफ्रीका। अफ्रीका में एक देश है नाइजीरिया, जो पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया के बड़े देशों में इसका नाम आता है, और अफ्रीका की ग्रोइंग इकोनॉमी में सबसे महत्वपूर्ण देशों में इसका नाम है नाइजीरिया का। तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी नाइजीरिया पहुंचेंगे 16-17 नवंबर को,
तब हम लोग इसको भी पढ़ लेंगे। फिलहाल उनको ब्राज़ील जाने दीजिए और हम लोग ब्राज़ील के बारे में पढ़ते हैं और G20 के बारे में पढ़ते हैं। गुयाना जब जाएंगे तो गुयाना के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। देखिए क्या है ब्राज़ील और G20 क्या है, उसका भी थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। एक छोटा सा फैक्ट और है इसमें, ओडिशा टू होस्ट 18वां प्रवासी भारतीय दिवस। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस होने वाला है विकसित भारत संकल्प के साथ में। इसको होस्ट कौन करेगा? ये 18 से 10 जनवरी को होने वाला है 2025 का, भुवनेश्वर में होगा ये। तो कोलैबोरेशन है भारत सरकार के साथ में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ में, विदेश मंत्रालय के साथ में। और ये डायस्पोरा का भारत को विकसित बनाने में, डायस्पोरा का तात्पर्य होता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय लोग, उनका भारत को विकसित बनाने में क्या महत्व है, इस चीज़ को लेकर हर साल ही लगभग में कोशिश तो की जाती, हर साल ही हो, प्रवासी भारतीय सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसकी शुरुआत की कहानी भी बड़ा ही अद्भुत सा है। अद्भुत क्या है? तो परमाणु हमने परीक्षण किया था, उसके पश्चात अमेरिका और बाकी दुनिया के देशों, पश्चिमी देशों के द्वारा, खास तौर से जापान वगैरह सब के द्वारा भी भारत पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हमने परमाणु परीक्षण जब किया अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, ज़रा किस्सा सुन लीजिएगा। उसके पश्चात से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जो ये कोalition की गवर्नमेंट थी, लेकिन सरकार बड़ी मजबूत थी। उन्होंने बोला कि हमें आप में से किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मत आओ हमारे यहाँ, सैंक्शन लगा दो। भारत को उस समय जो डायस्पोरा था, जो भारत के प्रवासी लोग थे, उन्होंने काफ़ी मदद की। उन्होंने जो बाहर से डॉलर भेजे और बाकी चीज़ें जो उन्होंने कमा कर भेजा, उससे भारत सरकार को ये लगा कि ये वो लोग हैं जिनको हमने कभी भी थैंक यू नहीं बोला और इन्होंने भारत की इकॉनमी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिनेंसेज भारत को ही प्राप्त होते हैं, बाहर से डॉलर भारत में ही आते हैं भारतीय लोगों के द्वारा। इसी के पश्चात ये आइडिया आया कि प्रवासी भारतीय दिवस क्यों ना मनाना शुरू किया जाए, और बाद में उसको शुरू किया गया था। आइडिया यहीं से जनरेट हुआ था, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं G20 के बारे में और ब्राज़ील के बारे में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जो है 3 देशों की यात्रा पर भी जाएंगे। 1997 एक बड़े एशियन वित्तीय संकट के बाद यह निर्णय लिया गया कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एकजुट होना चाहिए। 1997 का एशियन वित्तीय संकट, जिसको एशियन टाइगर्स कहा जाता है, दरअसल में दक्षिण पूर्व एशिया के कई सारे देश वित्तीय संकट में घिर गए थे। बड़े बड़े जो देश अभी वर्तमान में इकॉनमी, उस समय में घिर गए थे। उसी के पश्चात इसका हुआ था। इसके लिए इन देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नर्स की एक बैठक आयोजित करने की आवश्यकता महसूस की गई, ताकि किसी भी प्रकार के वित्तीय संकट से बचा जा सके। इसकी स्थापना 1999 में 7 अमेरिकी देश, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली के विदेश मंत्रियों ने की थी। G20 का उद्देश्य वैश्विक वित्त को प्रबंधित करना है, वैश्विक वित्त व्यवस्था को, वर्ल्ड फाइनेंशियल ऑर्डर को प्रबंधित करना है, मैनेजमेंट करना है, प्रतिबंधित नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं, मैनेजमेंट। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद इन देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बैठक शुरू हो गई। UN, IMF, विश्व बैंक के स्टाफ स्थायी होते हैं और इनके हेडक्वार्टर भी होते हैं, जबकि G20 का अस्थायी स्टाफ नहीं होता है इसका कोई, ना तो इसका कोई हेडक्वार्टर है। यह सिर्फ एक फोरम मात्र है, बस एक बैठ के गप्पे लड़ाने के लिए चीज़ें हैं। गप्पे लड़ाते हैं क्या? नहीं, बड़े बड़े फैसले हुए हैं आज तक G20 में। इससे ये भी पता चलता है कि बड़े फैसले लेने के लिए आपको हेडक्वार्टर बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। इस वैश्विक अर्थव्यवस्था में वित्तीय, मार्केट, टैक्स, राजकोषीय नीति, आर्थिक भगोड़ों से संबंधित मुद्दे, कृषि, रोजगार, ऊर्जा, इन सभी चीज़ों पर बातचीत होती है। 2020 में या 21 में UPSC ने बड़ा खतरनाक सा सवाल पूछा था। G20 के सारे देशों के नाम में से उसने पूछा था कि कौन सा गुट है जो G20 में शामिल नहीं है। इस प्रकार से वो देशों के नाम भी पूछ लेता है। पिछली बार भी आपसे G20 में 69 BPSC में एक सवाल पूछा गया था, स्टेटमेंट बनाकर, याद है आपको? पर्यावरण तथा सतत विकास भी G20 शामिल मुद्दे हैं। इस समूह का दुनिया का 85% अर्थव्यवस्था, 75% व्यापार पर नियंत्रण है। यही स्टेटमेंट था किसमें? तो 69 BPSC PT में। G20 के गठन, सदस्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय नीति में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर किया गया है। पिछले साल यानी कि 2023 के सितंबर माह में G20 का आयोजन भारत में किया गया था, भारत में दिल्ली में किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा।
अगला है ब्राज़ील को जरा देख लेते हैं हम लोग। ब्राज़ील एक बहुत ही खूबसूरत सा विकसित सा देश है। कहाँ पर? तो दक्षिण अमेरिका में देश है। यहाँ पर अमेजन नदी बहती है जो दुनिया के जल धारण क्षमता के मामलों में सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यहाँ पर 0 डिग्री भी है, यानी कि विषुवत भी दिखेगा आपको यहाँ पर, और कर्क रेखा भी यहाँ पर दिखेगा। इसके कई सारे शहर, रियो डी जेनेरियो का नाम आपने सुना होगा जो फेमस है, ब्राज़ीलिया का नाम सुना होगा, साओ pauलो का नाम सुना होगा, ये सब फेमस शहर हैं। रियो डी जेनेरियो का तो नाम सुना ही होगा आपने। ये विकसित देश है, बड़ा ही खूबसूरत सा देश है, दक्षिण अमेरिका में है। इसके बारे में और भी चीज़ों को हम लोग आगे वाले वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर अमेजन रेन फॉरेस्ट भी है, अमेजन नदी भी बहती है, जो अमेजन दुनिया में सबसे बड़ी नदियों में इसका नाम आता है जलधारण क्षमता के मामलों में। रेन फॉरेस्ट भी है। अमेजन के आदिवासी वगैरह तो बहुत फेमस बना दिया हॉलीवुड मूवीज़ ने इनको, है ना। तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा। कॉफ़ी के उत्पादन के लिए जाना जाता है, कृषि उत्पादों के लिए जाना जाता है। दरअसल में कॉफ़ी तो है ही, और भी बहुत सारे कृषि उत्पाद है, लेकिन कॉफ़ी उत्पादन के लिए ये देश जाना जाता है। इसके बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह भी कहा जाता है। इसकी सीमाएँ किस किस से लगती है? तो दरअसल में दक्षिण अमेरिका में लगभग में सभी देशों से लगती है। देखिए किस किस से। यहाँ पर फ्रेंच गुयाना दिखेगा, सूरीनाम, गुयाना दिखेगा, यहाँ पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वेनेजुएला, कोलंबिया, ये पेरू है, पेरू से भी लग रहा है, बोलीविया, पैराग्वे, उरुग्वे, इन सभी से, और अर्जेंटीना, इन सभी से इसकी सीमाएं लगती हैं। ये ज़रूर ध्यान। क्या चिली से लग रहा है? चिली से इसकी सीमा नहीं लगती है। इसलिए मैंने आपको क्या बोला कि दक्षिण अमेरिका के लगभग सभी देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं। और दक्षिण अमेरिका के 2 देशों का नाम सब लोगों ने सुना होता है, एक अर्जेंटीना मेसी के कारण से, और एक ब्राज़ील का नाम सबने सुना होता फुटबॉल के कारण से। फुटबॉल में ब्राज़ील का कौन सा बड़ा खिलाड़ी है, याद है आपको? भूल गया होंगे आप। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला पीटी फैक्ट है, मॉरिशस एक देश है, बहुत ही खूबसूरत सा पूर्वी अफ्रीका का देश है। आप कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मॉरिशस एशियन कॉन्टिनेंट में नहीं आता है गुरु, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है। अफ्रीका का हिंदू आबादी वाला विकसित देश, दुनिया में जो बड़े बड़े हिंदू आबादी के देश हैं, एक भारत हो गया, एक नेपाल हो गया, और एक मॉरिशस का नाम उसके पश्चात से आता है। एक तरीके का विकसित देश है ये, यहाँ पर तमाम वो सुविधाएं पाई जाती हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे विकसित देशों में इसका नाम है। मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बने हैं राम गुलाम नाम है, या राम गोलन नाम है इनका। ये जीते हैं और इनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने बधाई भी दिया है। इनका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। और कई सारे यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हो चुके हैं जो बिहार मूल के रहते हैं। बिहार के मूल के गिरमिटिया मजदूरों को ले जाया गया था वहाँ, तो गिरमिटिया मजदूर जब वहाँ पर गए थे तो उसी के पश्चात से धीरे धीरे करके वो वहीं बस गए और वहाँ पर एक अलग ही संस्कृति का जन्म हो गया। लेकिन ये भारत और बिहार, खासतौर से हिंदी भाषी राज्य से जुड़े हुए लोग होते हैं। भोजपुरी गाने, भोजपुरी चीज़ें यहाँ पर भी पसंद की जाती हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा ये मॉरिशस के बारे में। अगला है DRDO ने निर्भय मिसाइल का अगला उन्नत संस्करण के लिए टेस्टिंग की है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, ये प्रोग्राम है LRLACM प्रोग्राम। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम है। ये किसका है? तो DRDO का है, जिसके तहत में क्रूज मिसाइलों को, क्रूज मिसाइल की क्या खासियत होती है कि पृथ्वी की सतह के समानांतर चलती हैं और इनका निशाना बड़ा ही सटीक होता है और कॉस्ट वाइज भी इफेक्टिव होता है बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में। बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्रूज मिसाइल भी खतरनाक होते हैं। खतरनाक तो होंगे ही, बम बारूद है तो, लेकिन ये सटीकता के मामलों में काफ़ी अच्छे होते हैं और तुलनात्मक रूप से कम कॉस्ट इनका पड़ता है। इनको डिटेक्ट कर पाना भी थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि ये सतह के समानांतर चलते हैं, रडार कई बार इनको पता नहीं लगा पाते हैं। दुनिया का सबसे उन्नत क्रूज मिसाइल हमारे पास ही है जिसका नाम है ब्रह्मोस। चलिए आ जाइए, तो इसका नाम है निर्भय और निर्भय का परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। तो ज़रा हम लोग निर्भय के बारे में छोटा सा फैक्ट पढ़ लेंगे और कहाँ पर किया गया है। तो एक ही जगह जहाँ पर किया जाता है, चांदीपुर उड़ीसा के कोस्ट पर किया है। देखिए ज़रा निर्भय क्या है। निर्भय क्रूज मिसाइल बहुत कम ऊंचाई पर समुद्र में उड़ान का प्रदर्शन किया और वे पॉइंट नेविगेशन का उपयोग करते हुए विक्षिप्त मार्ग का अनुसरण किया इन्होंने।
तो स्वदेशी मिसाइल, क्रूज मिसाइल के प्रदर्शन की निगरानी, रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, कई सारी चीज़ इसमें लगी होती हैं। स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल RTCM भी एक प्रोजेक्ट है, किसका? तो DRDO का ही है। निर्भय क्रूज मिसाइल का विकास बेंगलुरु स्थित DRDO प्रयोगशाला वैमानिक विकास प्रतिष्ठान द्वारा अन्य प्रयोगशालाओं और घरेलू उद्योग के योगदान के साथ में किया गया है। 2 चरण हैं इसमें, 2 चरण वाले ICTM 6 मीटर लंबी है और इसका वजन लगभग में 1.5 टन है। यह 0.9 मैक की गति से उड़ान भर सकती है और 1000 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर हमला कर सकती है। इसी का परीक्षण किया गया है। यह स्वदेशी प्रणोदक प्रणाली और मानिक टर्बोफैन इंजन से सुसज्जित है। विशेष रूप से इसको ध्यान में रखिएगा। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर बैंड करते हैं। मैं कोशिश करूंगा सप्ताह में 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आपको न्यूज़पेपर 2 दिन भी कम से कम करवा दूं तो अभी चलेगा। बाकी विश्वास रखिएगा, छोड़ा नहीं है मैंने किसी भी चीज़ को। PT के पश्चात मैं आपको पूरा का पूरा करवा दूँगा। PT एग्ज़ाम सही समय पर नहीं होने से केवल स्टूडेंट्स का ही नुकसान थोड़ी ना होता है, टीचरों का भी नुकसान होता है, बहुत भारी स्तर पर नुकसान होता है। तो अक्षम लोग जब सीट बेचने पर आ जाते हैं तो इसी प्रकार से होता है। 2000 सीटें हैं, 4 लाख फॉर्म भरे हैं। ये तो आयोगों के लिए खेल होता है एग्ज़ाम लेना। क्यों खींच रहे हैं ये उनको भी नहीं पता है, उनको भी नहीं पता। हकीकत यही है गुरु, हकीकत सामने होता है, हम देख नहीं पाते। हकीकत यही है, जो आयोग 4 लाख 5 लाख का पहले एग्ज़ाम ले चुकी है। 67th में कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था? वो क्या 70 में नहीं ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं? वो बस खींच रहे हैं। उनको अपने सिस्टम पर ही भरोसा नहीं है, तो हम कैसे उन पर भरोसा कर लें, है ना? अगर वो उनका यकीन नहीं है कि हम एक शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाएंगे तो हमारा पेपर लीक नहीं होगा, तो हम कैसे यकीन कर लें कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम करवा लोगे तो हमारा भला हो जाएगा? ये छोटी सी बात है ना। तो ये चीज़ समझने का है। ठीक है, चिंता मत कीजिएगा, पढ़िएगा अच्छे से। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।